तो आपने कैप्चर मेथड चेक के देखा? अच्छा ठीक है, उस पे देखो लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया था, याद है? हाँ सर। उसके बाद गॉस लॉ किया था, फिर गॉस लॉ के एप्लीकेशंस देखे थे, फिर फ्लक्स निकालने का दोनों तरीका देखा था। कभी कभी सॉलिड एंगल वाला मेथड कन्वीनियंट हो जाता है और नहीं तो इंटीग्रेशन प्रॉपर यूज करते हैं, यही सीखा था, यस। है ना? अब उसी में एक क्वेश्चन करते हैं, पहले यूरोडोप का क्वेश्चन है, मैं देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे। बट गॉस लॉ में एक क्वेश्चन अभी और करते हैं, गॉस लॉ और फील्ड लाइन से रिलेटेड। क्वेश्चन दिख रहा है? हाँ सर। इसको कोशिश कीजिए गॉस लॉ को अप्लाई करने का, अच्छा क्वेश्चन है ये।
बोलो कुछ आइडिया। बोलो कुछ आइडिया। समझ नहीं आ रहा है कुछ कि कैसे करना है ऐसा। आवाज आ रही है? यस सर। तो कुछ क्लू नहीं मिल रहा है कैसे करें, ऐसा है? तो 2 मिनट। देखो ऐसे समझो कि सपोज पॉजिटिव चार्ज से तो खूब सारे फील्ड लाइंस निकलेंगे ना। हाँ सर। अच्छा, कुछ फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे, यही कहानी होगी। यस सर। यस यस सर। तो इससे खूब सारे फील्ड लाइन निकलेंगे, सब टर्मिनेट होंगे जरूरी नहीं है। तो ऐसा समझिए कि सपोज, सब लोग ध्यान से समझना, दोनों का चार्ज सेम नहीं है, अदरवाइज ये बीच में होता। तो जो फील्ड लाइन, ये अल्फा एंगल ऐसे समझो, ये अल्फा एंगल के कोण में इंटर किया है, वो यहाँ एग्जिट करेगा ही करेगा। हाँ सर। हाँ सर। ये बात समझे आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? यस। पक्का? हाँ सर। तो मेरा कहना ऐसा है, सपोज यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, ये अल्फा एंगल वाला, और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो बीटा एंगल वाला, वो टेंजेंट है, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि ये जो ऐसा बना कोण, इसके अंदर के फील्ड लाइंस ये इधर टर्मिनेट होंगे हाँ सर। और बाकी टर्मिनेट नहीं होंगे, बाकी इधर उधर कहीं चले जाएंगे। यहाँ तक कोई डाउट नो सर। नहीं? तो अब ध्यान से सुनो मेन बात। इसका मतलब है Q1 का अल्फा से रिलेटेड जो भी सॉलिड एंगल होगा उसका इनकमिंग, उसका आउटगोइंग, और Q2 का बीटा एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग इनकमिंग, दोनों इक्वल होना चाहिए। हाँ सर। ये बात समझ आया? यस। हाँ सर। ये सॉल्व नहीं हुआ कोई बात नहीं, रूट ऑफ का क्वेश्चन है, वो नहीं होगा सॉल्व, मैं मान लिया इस बात को, लेकिन ये समझ आना चाहिए। तो Q1 का आउटगोइंग कितना हो जाएगा? तो Q1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय 4 पाई पर यूनिट सॉलिड एंगल हो गया, हाँ सर। मल्टीप्लाइड विथ 1 माइनस कॉस अल्फा इंटू 2 पाई यस। होगा। अच्छा, बीटा का इनकमिंग कितना हो जाएगा? तो Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस बीटा। हाँ सर। हाँ सर। ये दोनों इक्वल होना चाहिए। यस सर। यस। तो जो भी पूछा है मिल जाएगा ना? हाँ सर। हाँ सर। बीटा एंगल पूछा है शायद ना? हाँ सर। तो यही न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ दिया हुआ रह सकता है आपको, और क्या। सो Q1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू Q2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस बीटा। यस।
तो 2 एप्सिलॉन नॉट गया, ये कुछ ऐसा हो जाएगा 1 माइनस कॉस बीटा इज इक्वल टू Q1 अपॉन Q2 1 माइनस कॉस अल्फा, ऐसा होगा। Yes. तो फाइनली 1 माइनस Q1 बाई Q2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा इज कॉस बीटा। ठीक है, सो बीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस Q1 बाई Q2 का मैग्नीट्यूड इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े। यस सर। अब हम लोग करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक के बारे में कभी बताया है? नहीं। सो डाइइलेक्ट्रिक्स नाम सुना है इसका? तो सर डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स है। हाँ, कांस्टेंट। डाइइलेक्ट्रिक अभी इस चैप्टर में इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका ज्यादा यूज होगा अगले चैप्टर में। इसमें थोड़ा कम यूज है, फॉर्मूला देने से भी काम चलेगा, लेकिन जब सीख रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से सीख लेते हैं। सपोज ये कोई मीडियम है, इस मीडियम में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब इस तरह के पोलर मॉलिक्यूल हैं। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जो भी स्टडी कर रहे थे सब में मीडियम को नहीं देख रहे थे, है ना। हम लोग एयर मीडियम को समझ रहे थे और उसमें कहीं कोई चार्ज या पोलैरिटी या मीडियम का कुछ क्या रोल है नहीं देख रहे थे, है ऐसा? हाँ सर। हाँ सर। अब सपोज एक ऐसा मीडियम है जिसमें इस तरह के बाइपोलर मॉलिक्यूल्स हैं मीडियम में। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल आ गया, जैसे सपोज ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E नॉट है। तो ये जो ओरिएंटेशन है विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये सब रैंडमली ओरिएंटेड हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में रीओरिएंट होंगे। हाँ सर। हाँ सर। रीओरिएंट मतलब इसके पॉजिटिव पोल पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग चार्ज लगेगा, नेगेटिव पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चार्ज लगेगा, ऐसा कुछ, हाँ सर। है ना। तो ये जो ओरिएंटेशन है अभी का, ये ओरिएंटेशन में चेंज होगा।
है ना। तो ये है ओरिएंटेशन in absence of electric field. In absence of electric field. एक काम करता हूँ, इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने देता हूँ, नहीं तो लगेगा, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देता हूँ। तो ये ओरिएंटेशन है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर इसी मीडियम को इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ले जाएं, तो नहीं चलेगा। तो सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक्सटर्नल है इस रीजन में, तो इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा। अब तो ये ओरिएंटेशन चेंज होने के बाद कॉमन सेंस से देखिए कि जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, और जो नेगेटिव है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट शिफ्ट होगा। मीन्स अब इसके इस सरफेस पर पार्टली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा। हाँ सर। और इस सरफेस पर पार्टली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। हाँ सर। और मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, न कम न ज्यादा, है ना। जितना पॉजिटिव का होगा उतना ही नेगेटिव का होगा। हाँ। अब अगर हम इसके बीच के किसी पॉइंट पर देखें तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इधर है, और इस पॉजिटिव इंड्यूस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और नेगेटिव की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। हाँ। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है। यस। हाँ। सो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको हम लोग बोलेंगे ई नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, ऐसा है ना। हाँ। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चेंज हुआ किस रेशियो में, उसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। सो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द मीडियम, या ई नेट बोल दो। ये जो रेशियो है इसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। यस सर। अच्छा, नेक्स्ट चैप्टर में जो कि 1-2 लेक्चर के बाद होगा उसमें ये क्यू क्यू डैश कितना चार्ज आएगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो बाद की चीजें। तो आपको क्या करना है, जहां भी आप लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट देखते थे
वहां अगर कोई मीडियम आ गया तो अब ये चेंज होकर हो जाएगा 1/4 पाई के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। मतलब एप्सिलॉन ऑफ मीडियम इज के टाइम्स एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। ठीक है। दूसरा चीज, अच्छा दूसरा छोड़ो, दूसरा थोड़ी देर बाद। यहां तक क्लियर है? यस यस। जल्दी से इसको कॉपी कर लो।
हो गया? आगे बढ़े? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, अब सोचो आज थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा पढ़ना है। अब हम लोग आते हैं थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स पर। डाइलेक्ट्रिक के बाद कंडक्टर को समझना आसान होता है। सो थ्योरी ऑफ कंडक्टर्स नॉर्मल लैंग्वेज में देखा जाए तो कंडक्टर कुछ और नहीं है, डाइलेक्ट्रिक ही है, जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट है। ठीक है, एक तरीका समझने का ये हो गया कि बट ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, अपने मन से कहीं लिख मत देना, लोग हंसेंगे। डाइलेक्ट्रिक्स विथ इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका दूसरा मतलब ये हुआ, इसी बात को कहने का दूसरा तरीका है कि कंडक्टर के पास तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं ना। हाँ कंडक्टर के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत होते हैं। बहुत मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इन द सेंस कि मतलब अप टू सम एक्सटेंट, नहीं तो उसको ब्रेक डाउन भी कहते हैं। इवन डाइलेक्ट्रिक में भी ब्रेक डाउन होता है, खैर वो बाद में। तो जब भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो कंडक्टर्स के पास अगर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चार्ज लगेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर अपोजिट चार्ज लगेगा इलेक्ट्रॉन्स पे, मतलब सारे जो भी उस पे चार्जेस हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेंगे। जैसे ऐसे समझिए इसी बात को, मैं एक डाइलेक्ट्रिक वाला ही शेप साइज ले लेता हूं, मान लो। अब ये है कंडक्टर, तो अगर ये कंडक्टर्स है और इसको मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया जैसा कि डाइलेक्ट्रिक को दिया था, तो स्टोरी तो डाइलेक्ट्रिक के जैसा ही होगा। स्टोरी इन द सेंस मैकेनिज्म कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इसके अपोजिट, तो कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन, सारे का मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, डिपेंड करता है फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसकी टेंडेंसी होगी इधर शिफ्ट होने की, होगी, यानी कि इधर एक पॉजिटिव वैकेंसी क्रिएट होगा, हाँ या ना। हाँ सर। अब डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में फर्क क्या है, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं। डाइलेक्ट्रिक और कंडक्टर में फर्क ये है कि वो जो डाइलेक्ट्रिक में मैंने पोलर मीडियम दिया है वो तो मीडियम की प्रॉपर्टी है ना, आई मीन प्रॉपर्टी इन द सेंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह फिक्स्ड हैं उसके। जैसे अगर 10 बाइपोलर ये है मॉलिक्यूल्स अगर है, जस्ट एग्जांपल बता रहा हूं, तो क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उतने ही टूटेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं टूटेंगे ना। कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन्स के पर्सपेक्टिव में देखें तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम इंक्रीज करते जाएंगे, मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट शिफ्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, हमारे डायग्राम में, हाँ सर। है ना।
तो इसमें अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है विथ रिस्पेक्ट टू डाइलेक्ट्रिक। ये बात समझ आया? हाँ हाँ सर। तो अंडर ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइलेक्ट्रिक वाली कहानी भी है वो अंडर ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो डाइलेक्ट्रिक का भी ब्रेक डाउन होता है, टूट जाता है, कंडक्टर का भी ब्रेक डाउन होता है। तो डाइलेक्ट्रिक का ब्रेकडाउन का मतलब कहा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस वैसा जिसमें कि अंदर डाइलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कहते हैं। तो कंडक्टर के केस में क्या होगा कि जो अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जनरेट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिस्ट्रीब्यूट होने के कारण, वो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के केस में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा कैंसिल करता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है। समझ आया? अरे लास्ट वाला चीज आप रिपीट कर सकते हैं एक बार? मैंने कहा कि ये जो अपोजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है ई प्लस और ई माइनस मिला के, ये अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के केस में उतना क्रिएट होता है जितना एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो हमेशा। ठीक है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ही है ना, ध्यान से हाँ देखो। सर समझ गया। तो मोर नंबर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा अप टू सम एक्सटेंट, तो ज्यादा शिफ्टिंग होगा। तो इसकी वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ऑलवेज 0, थंब रूल, इसको याद कर लो। ठीक है? हाँ So moral of the story is electric field inside a conductor is always 0. इस बात को कहने का तरीका ये भी है कि अगर ये तो मैंने ऐसा समझाने के लिए बनाया है, होता ऐसा नहीं है। डायग्राम के हिसाब से ऐसा होगा कि यही वाला डायग्राम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में यहां पर नेगेटिव आया था, मतलब सारे फील्ड लाइंस यहां पर टर्मिनेट करेंगे, एक्सटर्नल फील्ड के फील्ड लाइंस। समझ रहे हो? एक्सटर्नल फील्ड के फील्ड लाइंस यहां टर्मिनेट करेगा और फिर यहां से ओरिजिनेट करेगा, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव आ जाता है ना, यस तो अंदर कोई फील्ड लाइंस होता ही नहीं है। समझ गए आप लोग? हाँ हाँ सर। तो कभी कभी फील्ड लाइन के डायग्राम से पहचानने को बोलेगा तो ऐसा फील्ड लाइन का डायग्राम होगा कंडक्टर, मतलब इनसाइड नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना? यस। और पूछा भी था एक बार जेई मेंस में, ईयर मुझे नहीं याद है, चिंदी क्वेश्चन ने कीजिए था, बहुत सारा डायग्राम दिया हुआ था, हमें बताना था इसमें कौन सा डायग्राम कंडक्टर का है, नॉन कंडक्टर का है और डाइलेक्ट्रिक का है, ऐसा। सो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ कंडक्टर। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं तो ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा थ्योरेटिकल नहीं ज्यादा पढ़ाऊंगा, क्योंकि कंसेप्चुअली थोड़ा सा इस टॉपिक में साउंड होना जरूरी है।
हो गया? हाँ सर। ठीक है। अब जो बता रहा हूं स्टेप बाय स्टेप ध्यान से समझना, सब लोग गलती करते हैं ये, ठीक है? इंडक्शन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टर। ठीक है, समझो एक बात को। एक एक स्टेप वन बाय वन सारे डायग्राम को समझते हैं। सपोज ये कोई कंडक्टर है, ध्यान से देखना सब एक एक स्टेप, ये इंपॉर्टेंट है। ये कोई कंडक्टर है और लॉजिक के साथ समझना। इस कंडक्टर के कैविटी के सेंटर पर एक चार्ज प्लस क्यू रख दिया। सिनेरियो समझ आ रहा है? हाँ सर। कंडक्टर के कैविटी के सेंटर पर चार्ज प्लस क्यू रख दिया, तो कंडक्टर के कैविटी का जो इनर सरफेस होगा उस पर माइनस क्यू चार्ज डिपॉजिट होगा। यस सर। होगा? माइनस क्यों ही होगा, न कम न ज्यादा। क्यों? कोई आइडिया? इसीलिए क्योंकि कंडक्टर के अंदर फील्ड 0 होता है। हाँ सर। हाँ सर। अंदर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर फील्ड निकालना है, मीन्स कोई भी गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे तो अंदर नेट चार्ज 0 होना चाहिए ना। हाँ सर। यस तो वो तभी पॉसिबल है जब इंड्यूस्ड चार्ज माइनस क्यू होगा। हाँ कंडक्टर खुद अनचार्ज है ना? यस। कंडक्टर पर तो कोई चार्ज नहीं है, तो कंडक्टर पर नेट चार्ज 0 होना चाहिए। तो अगर इनर सरफेस पर माइनस क्यू आया है तो डेफिनेटली अपर वाले सरफेस पर प्लस क्यू इंड्यूस चार्ज आएगा। हाँ। अच्छा, तो इस बात को हम ऐसे भी समराइज कर सकते हैं कि कंडक्टर के कैविटी में हम जो भी चार्ज डालेंगे वो बाहर के सरफेस पर अपीयर हो जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी यही हुआ। हाँ सर वही। यस। हाँ सर। कैविटी में मैंने चार्ज डाला क्यू और फाइनली उतना ही चार्ज आउटर सरफेस पर अपीयर हो गया। कोई डाउट? नहीं। नहीं सर। सेकेंड सिनेरियो, इसमें क्या है, थोड़ा सा ये ऐसी थ्योरी है जिसको मैं लिखा नहीं सकता, आप लॉजिक के हिसाब से खुद ब खुद लिखते चलिएगा। अब इसी कैविटी में चार्ज मैंने डाला, लेकिन वो चार्ज कैविटी के एग्जैक्टली सेंटर में नहीं है। जैसे इस केस में चार्ज कैविटी के सेंटर में नहीं है, सेंटर से हटके है थोड़ा। बोलिए। हाँ हाँ सर।
तो अभी भी ये इंड्यूस चार्ज माइनस क्यू ही होगा, सेम रीजन। लेकिन जैसे इस केस में इनर सरफेस पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन था, वो डिस्ट्रीब्यूशन अब यूनिफॉर्म नहीं, नॉन यूनिफॉर्म होगा। हाँ तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन एट इनर सरफेस। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? No, sir. हाँ सर। गोइंग बाय द सेम लॉजिक, आउटर सरफेस पर प्लस क्यू होगा, है ना? हाँ सर। सेम प्लस क्यू चार्ज आउटर सरफेस पर होगा। अब एक चीज ध्यान देखो, आउटर सरफेस के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं यूनिफॉर्म हो, कोई शेप भी यूनिफॉर्म नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है। कैविटी का शेप तो यूनिफॉर्म है, कैविटी का शेप देख रहे हो, स्फेरिकल है, यूनिफॉर्म है। हाँ सर। तो इनर सरफेस पर पहले जैसा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, अब नॉन यूनिफॉर्म होगा। लेकिन आउटर सरफेस पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पहले भी नॉन यूनिफॉर्म था इस डायग्राम में, अभी भी वही रहेगा, चेंज नहीं होगा। क्लियर है? तो क्यों नहीं चेंज होगा? अच्छा, आते हैं बट पहले चेंज नहीं होगा, ये देखते हैं। नो चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। तो ऊपर वाले में अंदर भी यूनिफॉर्म थे। एक सेकेंड बेटा, क्या बोल रहे हैं, अब बोलिए। चलो ऊपर वाले कैविटी में यूनिफॉर्म था, इसके हाँ। वाले में यूनिफॉर्म। ऊपर वाले में यूनिफॉर्म है क्योंकि कैविटी के मिडिल में चार्ज है, इसमें चार्ज मिडिल से हटके है। तो जिस सरफेस के नजदीक होगा वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन की डेंसिटी ज्यादा होगी, दूर वाले में कम होगी। बट ओवरऑल वही कहानी हो गई जो ऊपर में थी कि क्यू चार्ज हमने इस कैविटी में कहीं तो रखा, वो सारा कंडक्टर के आउटर सरफेस पर अपीयर हुआ। ठीक है। थर्ड सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो को मैं कैसे समझाऊं, वही सोच रहा हूं। ये इन दोनों का कंबाइंड कहानी है, इन दोनों का कंबाइंड स्टोरी, ऐसे सोचते हैं। या थर्ड का डायग्राम साइड बाय साइड करते हैं। वही कंडक्टर जो हमने सेकेंड में ड्रॉ किया था, सेम कंडक्टर है, लेकिन अब हम लोग कोई बाहर से चार्ज लाते हैं, आउटसाइड, कैविटी में नहीं। जैसे इन दोनों डायग्राम को हम एक बार कंपेयर करते हैं। इन दोनों डायग्राम को अगर हम कंपेयर करेंगे तो इस डायग्राम में थोड़ी गलती है, मैं इसको ठीक कर देता हूं। इसमें कहीं से कोई तो चार्ज, कोई भी क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज बाहर है,
तो ये जो बाहर वाला चार्ज है, बाहर कोई भी चार्ज जो प्लस अगर माइनस है मान लो, तो जैसे प्लस चार्ज बाहर से लाए तो ये अपने नजदीक के पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, है ना। हाँ सर। डिपेंड करता है इसका पोजीशन कैसा है। तो आउटर सरफेस के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ेगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आउटर सरफेस के चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन में अमाउंट ऑफ चार्ज में नहीं, अमाउंट ऑफ चार्ज वही रहेगा जितना कैविटी में है, बट जैसे इनसाइड कैविटी के चार्ज के पोजीशन से अंदर का डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होता है, वैसे ही आउटसाइड कैविटी अगर कोई चार्ज होगा तो उससे बाहर का डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट होगा। आई बात समझ में? हाँ सर। हाँ सर। और बाहर का पिछले में क्यों नहीं होता और इसमें क्यों होता है, दोनों बात लॉजिकली मैं समझाता हूं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस ऑन outer surface will get affected, total charge नहीं, distribution will get affected by neighborhood charges outside it। ठीक है। अब देखो ऐसा होता क्यों है। जैसे सेकेंड वाले एग्जांपल में आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अगर इनर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हुआ तो बाहर क्यों नहीं हुआ, यही दिमाग में आ रहा है। हाँ सर। अब मेरे बात को ऐसे सोचिए, इनर सरफेस मतलब कैविटी के अंदर हम कोई भी चार्ज रखेंगे, जहां कहीं भी रखें, उसका फील्ड लाइन इस कंडक्टर के अंदर तो जाएगा ही नहीं। हाँ सर। तो उसके फील्ड लाइन उसके अंदर जाएगा नहीं, तो उस कंडक्टर के वॉल्यूम के बाहर की जो कहानी है वहां तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इंफ्लुएंस है ही नहीं। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अगर कोई चार्ज बाहर है, अगर कोई चार्ज हमारा बाहर है मान लीजिए, तो जो चार्ज बाहर है उसका फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर तो आएगा नहीं, तो अंदर में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बाहर का बाहर ही इंपैक्ट रहेगा। समझ आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। फोर्थ पॉइंट, कॉमन सेंस से सोचो, कंडक्टर के सरफेस पर का अंदर बाहर कहीं का जो भी हो हमेशा इक्विपोटेंशियल होगा। नहीं समझे? कंडक्टर के हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा ना। हाँ सर। हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है ना। सब लोग क्लैरिटी से बोलो हाँ या ना। एक और बार। एक और बात, कंडक्टर का हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, मैंने कहा हाँ सर। है ना। इट्स लाइक किसी वायर से दो सरफेस को जोड़ दिए तो दोनों का सेम पोटेंशियल होगा ना। हाँ सर। ठीक है। सो एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। Every conductor is an equipotential surface। कोई डाउट किसी को? ये तो हुई कैविटी के अंदर चार्ज वार्ज डालने की कहानी। अब ऐसे सोचते हैं बाहर भी तो चार्ज डाल सकते हैं,
है ना। तो ऐसे सोचो, सब लोग ध्यान से देखो इस डायग्राम को। मैं एक काम करता हूँ, जो रेड से बना रहा हूँ ना वो चार्जेस है जो एक्सटर्नल डाला गया। तो यहाँ के सेंटर पर क्यू चार्ज डाला और बाहर कैपिटल क्यू चार्ज डाल दिया, ठीक है। तो देखो अभी जैसे गॉस थ्योरम से प्रूव किया था कि इनसाइड फील्ड 0 होना चाहिए, मतलब इसके अंदर सम टोटल ऑफ चार्ज 0 होना चाहिए, है ना। हाँ सर। तो कैविटी के इनसाइड पार्ट पर जो इंड्यूस चार्ज होगा वो तो माइनस क्यू ही रहेगा। हाँ सर। अच्छा, और टोटल चार्ज हमने कंडक्टर पर प्लस क्यू डाला है, तो आउटर सरफेस पर प्लस कैपिटल क्यू प्लस स्मॉल क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कंडक्टर पर चार्ज कंडक्टर के अंदर डालते हो तब तो बाहर अपीयर हो जाता है। ऊपर के 2-3 एग्जाम्पल में वही देखा। हाँ सर। और कंडक्टर के बाहर डालते हैं तो भी बाहर ही रहता है, अंदर नहीं आता, उसका कोई इम्पैक्ट अंदर नहीं है। नहीं है। दैट्स हाँ व्हाई सर। मैं पहले लेक्चर से न जाने कितनी बार रिपीट किया होगा कि कंडक्टर पर हमेशा टोटल चार्ज आउटर सरफेस पर ही रहता है। हाँ सर, अंदर नहीं आता। हाँ सर। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, even if we place a charge q on a conductor, it will appear on outer surface only. इसका इनर सरफेस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। क्लियर है? हाँ सर। So if an additional charge is given, और अंदर का रेड वाला क्यू हटा देंगे तो भी फाइनली बाहर कैपिटल क्यू बचेगा। हाँ Yes, वो तो पहले से। yes sir. So if an additional charge is given to a conductor, then it will appear on its outer surface only. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट किसी को? नहीं सर। No sir. अच्छा, बाकी तो इसी में कुछ कुछ वेरिएशंस आएंगे, बाकी तो इसी में कुछ कुछ वेरिएशन आएंगे। एक चीज और बता देता हूँ। अब रही बात कंडक्टर को चार्ज देने की, तो उससे रिलेटेड एक चीज और समझो। मुझे कोई डायग्राम दिख नहीं रहा है तो मैं खुद से ड्रॉ कर देता हूँ, या फर्स्ट डायग्राम उसमें अंदर में चार्ज है वो भी आ जाएगा। पॉइंट नंबर 6, सपोज किसी शेप साइज, जब यूनिफॉर्म शेप साइज है तब तो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है। कंडक्टर मान लो कोई भी ऐसा रैंडम शेप साइज का कंडक्टर है, तो ये है कंडक्टर। कंडक्टर पर मैंने चार्ज दे दिया, तो अगर शेप साइज यूनिफॉर्म है, सिमेट्रिकल है, तब तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये जो ऊपर में कैपिटल क्यू चार्ज दिया, अब उसी की कहानी कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ये हमेशा याद रखो, अभी जो बता रहा हूं इसका कोई प्रूफ नहीं है, ये बहुत स्टैंडर्ड रिजल्ट है।
कि जो सरफेस की डेंसिटी होगी चार्ज की, वो हमेशा सरफेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर छोटा है वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है वहां पर चार्ज की डेंसिटी कम होगी। इसको बोलते हैं यूनिकनेस थ्योरम। जरूरत शायद आपको कभी नहीं भी पड़े इसकी, बट इंजीनियरिंग में आगे जाओगे तो सारी कहानी में इसका भयंकर यूटिलाइजेशन है। लेकिन आप लोगों को जरूरत नहीं है नाम जानने की भी नहीं, बट ऐसे ही बता दिया कि कंडक्टर अगर स्फेरिकल है, चार्ज क्यू दो तब तो सब सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन कोई रैंडम शेप का है उस पर अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। डिपेंड करता है सरफेस का कर्वेचर कैसा है, उसके हिसाब से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये 6 पॉइंट फटाफट लिख लीजिए, जिसको भी लिखना है। कहां तक बचा है मुझे नहीं याद है। 1 से स्टार्ट करना है क्या? हाँ सर। थ्योरी ऑफ कंडक्टर में इसको कॉपी कर लीजिए। अच्छा, यहाँ तक तो बता चुका था।
हो गया? Yes. आगे बढ़े? ठीक है। एक ये क्वेश्चन देखो तो, V मतलब पोटेंशियल, तो पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट A चाहिए। वन लाइनर है, जल्दी से कीजिए इसको। इसके बाद इसको भी करो। दिख रहा है दोनों क्वेश्चन 1 और 2? हाँ सर। हाँ सर। जैसे ही हो जाए तुरंत आंसर बताइए मुझे।
बोलो आया आंसर? बोलो आया आंसर? अरे आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। क्या आया आंसर बोलो? चलो फर्स्ट वाले का शायद -5 KQ/4R। देख लेते हैं। पोटेंशियल एट सी, तो बाहर वाले खुद के स्फेयर के कारण इसका पोटेंशियल होगा K इंटू 4Q/4R होगा। बी के लिए भी ये आउटसाइड पॉइंट है, तो बी की वजह से भी पोटेंशियल ही होगा K इंटू 2Q/4R होगा ऐसा। ए के लिए भी आउटसाइड पॉइंट है, तो K इंटू Q/R होगा। ये समझ आया? जो पॉइंट सी है वो स्फेयर ए और बी दोनों के लिए आउटसाइड पॉइंट है, और आउटसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के हिसाब से होता है उसके जैसा। यस। तो 7 नहीं 4R एलसीएम ले लोगे, अच्छा इसका भी 4R होगा ना, माय मिस्टेक। तो 7KQ/4R पोटेंशियल एट सी होगा। यस सर। अब पोटेंशियल एट ए देखो, तो सी के लिए ये इनसाइड पॉइंट है, हाँ तो Yes. इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल उतना ही होता है जितना सरफेस पर होता है। यस। बी के लिए ये इनसाइड पॉइंट है, तो उतना ही होगा जितना बी के सरफेस पर होगा। यस। और ए के लिए सरफेस का पर का पॉइंट है, तो ऐसा होगा। हाँ सर। सो इसमें अगर एलसीएम ले लोगे KQ/R rather 4R, सर 3 so 4 plus 4 plus 4 plus 4, ये भी 4 ही होगा शायद, ऐसा होगा। दैट इज 3KQ/R या 12KQ/4R, ऐसे समझो। हाँ सर। 12KQ/4R। तो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट सी, तो 12 माइनस 7 5KQ/4R। सर हमें C-A करना था, तो बस माइनस हो जाए। C-A करना था, तो C-A कर दो, देखा नहीं मैंने क्वेश्चन में। C-A है, हाँ तो -5KQ/4R होगा। कोई डाउट नहीं किसी को? हाँ सर। किसी को किसी स्टेप में कोई डाउट है? सर पोटेंशियल ऑफ ए का आप वापस बता सकते हैं? फिर से बोलिए। पोटेंशियल एट ए। देखो, जो स्फेयर सी है उसके लिए पॉइंट ए इनसाइड पॉइंट है, हाँ सर। तो इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल वही होता है जितना सरफेस पर है। तो सी के खुद के चार्ज के वजह से उसके सरफेस पर जितना होगा उतना ही ए पर होगा। हाँ सर समझ गया। इसी तरह बी के सरफेस पर खुद की चार्ज की वजह से जितना होगा उतना ही ए पर होगा, हाँ सर। और ए पर खुद की चार्ज की वजह से जितना होगा। तो वही कहानी है, आउटसाइड के लिए सिमिलर टू पॉइंट मास, इनसाइड के लिए सेम एज दैट ऑफ द सरफेस। क्लियर? यस। सेकेंड वाला कीजिए।
बोलो, सेकंड वाला हुआ। सेकंड हुआ। चलो देखो इधर, कुछ बोल नहीं रहा तुम, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। सेकंड में कोई क्लू कुछ तो बताओ। ओ भाई साहब, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Yes, sir. हाँ सर। चलो कोई बात नहीं, सर 3q/5 और -12q/5। देख लेते हैं, आंसर नहीं पता भी देख लेते हैं। टोटल चार्ज कितना है बताओ? -2q। हाँ सर। तो मैं अपने मन से मान लेता हूं x इस पर है और -2q प्लस -2q माइनस x इस पर है, ठीक है? यस सर। यस अच्छा, क्योंकि ओवरऑल चार्जेस तो चेंज नहीं होने वाले हैं ना। हाँ सर। अब दोनों को ज्वाइन किया तो दोनों सेम पोटेंशियल पर आ गए। यस सर। तो इस सरफेस को 1 कहते हैं, इस सरफेस को 2 कहते हैं। 1 और 2 पर सेम पोटेंशियल होना चाहिए, होना चाहिए। यस सर। So potential at 1 is equal to potential at 2। 1 पर देखेंगे तो खुद की चार्ज की वजह से kx/r, और बाहर वाले की वजह से k इंटू -2q प्लस x अपॉन 2r। यस सर। v2 2 दोनों के लिए आउटसाइड पॉइंट हो गया, हाँ सर। -k2q अपॉन 2r, यही होगा दोनों मिला के। यस सर। यस तो क्या करो, kr ये सबको हटा दो, तो x/2 माइनस 2q प्लस x/2 इज इक्वल टू k/r, हटा दिया ना, वो 2 कैसे होगा एक्चुअली? सॉरी हाँ सर, एक्स के डिनोमिनेटर में X 2 होगा। कैसे आया? 2 सिर्फ नहीं, एक्स होगा। सिर्फ x होगा। और ये कितना हो गया? -q, है ना? हाँ सर। सो x -q माइनस x/2 इज -q। x 0 आ रहा है मुझे, ठीक है? तो x 0 होगा, x 0 होगा मतलब, हाँ x 0 होगा भी, मुझे इतना करना ही नहीं चाहिए था, ओरली बोल देना चाहिए था। x 0 होगा, सॉल्व करके देखा हमने, x 0 आया। हाँ हाँ सर। सर। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल चार्ज यहाँ पर है -2q, बाकी हर जगह 0 है। ये दोनों को ज्वाइन किया था मतलब सेम पोटेंशियल पर। तो ये सोचो कि दोनों सेम पोटेंशियल पर हो गया मतलब एक ही कंडक्टर हो गया ना। तो कंडक्टर पर नेट चार्ज हमेशा आउटर सरफेस पर ही होता है, तो ऐसे भी हाँ सर। -2q यही होना चाहिए था, आंसर होगा। हाँ सर। तो इसे हम ओरली भी कह सकते थे। हाँ सर। ठीक है, आगे बढ़े। ओ 6 o'clock हो गया, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो थ्योरी ऑफ कंडक्टर का असाइनमेंट मैं भेज देता हूं, बट उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं होंगे अर्थिंग ऑफ कंडक्टर वाले,
ठीक है। तो वो हम एक लेक्चर और लूंगा, फिर कैपेसिटर पढ़ेंगे। चलो बाय। अभी Thank you, sir. Bye. मॉड्यूल कर सकते हैं थोड़ा बहुत, सॉरी, मॉड्यूल शुरू कर सकते हैं। हाँ खत्म शुरू किया, आप खत्म कर सकते हो, मैक्सिमम मॉड्यूल हो जाएगा।